नमस्कार दोस्तों। हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट को हम देख रहे थे। तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट डेट क्या है, याद रखिएगा 21 दिसंबर 1956। और पूरे भारत में लागू होता ही है, हमें पता है। 31 अक्टूबर 2019 की वो डेट है जब जम्मू कश्मीर धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया। इन सब चीज़ों को हम जान ही रहे हैं। तो इसके अलावा पढ़ना क्या है, तो पूरे भारत में अप्लाई होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस पर लागू होता है, तो कह रहा है कि एनी पर्सन किस पर लागू होगा। क्लॉज सेक्शन 2 हमें देखना है। ये क्या कह रहा है, एनी पर्सन जो कि हिंदू है बाय रिलीजन, ठीक है ना। अब चाहे वो वैष्णव हो, लिंगायत हो, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज, किसी का भी हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हिंदू कैसा है, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो वो भी हिंदू की परिभाषा में आ जाएगा। कौन कौन हिंदू नहीं है, तो ये तो इंक्लूसिव यानी बी जो है वो इंक्लूसिव हमारा है, कौन कौन इंक्लूड करता है। और सी जो है वो एक्सक्लूसिव है कि भैया ये लोग नहीं आएंगे। तो कौन कौन नहीं आएगा, तो कह रहा है कि कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है, ये लोग हिंदू नहीं हैं। ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है कि फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख रिलीजन एज द केस में भी। कौन कौन ऊपर जो हम बात कर रहे हैं HBJS यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कहे जाएंगे। तो कह रहा, पहले कह रहा कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट हो, हर बार यही कह रहा है, ठीक है ना। ABC में देखिए तो कोई भी चाइल्ड, चाहे वो वैध हो अवैध हो, अगर उसके पेरेंट्स दोनों अगर HBJS हैं यानी हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर सिख हैं, तो वो कहा जाएगा हिंदू है। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसमें दोनों नहीं लेकिन वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो HBJS हैं यानी हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख हैं, और उसका जो लालन पालन है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो लालन पालन है वो कैसे हुआ है, एज ए मेंबर ऑफ ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप, जिससे वो पेरेंट बिलोंग कर रहा है। यानी एक दोनों में से कोई एक पेरेंट हिंदू होना चाहिए, और ऐसा बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसका जो लालन पालन हो उस पद्धति से, उस व्यवस्था से, उस समूह से, उस ग्रुप से, उस फैमिली के जो बिलीव्स हैं उसके अनुसार हुआ हो, और वो हिंदू बिलीफ है तो वो हिंदू माना जाएगा। अब देखिए इसके अलावा बीबी क्या कह रहा है, जो जुड़ा है 19 नवंबर 1962 में। इसमें कह रहा है कोई भी चाइल्ड, चाहे वो वैध हो अवैध हो, अगर हु हैज़ बीन अबेंडेंड बोथ बाय हिज फादर और मदर, यानी पहले तो कहा कि जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं वो है। दूसरे बी में कहा कि जिसका कोई एक पेरेंट है, और जो एक पेरेंट्स है उसी के मान्यताओं के अनुसार, उसी की जो कम्युनिटी के अनुसार उसका लालन पालन हुआ है, तो भी माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस व्यवस्था से बिलोंग करता है, यानी तब भी हिंदू कहा जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कोई बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, हु हैज़ बीन अबेंडेंड बाय हिज फादर या फिर मदर, यानी जिससे उसके माता पिता ने क्या किया है, छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, और जिसका पेरेंटेज यानी कौन उसके माता पिता हैं वो ज्ञात भी नहीं है। तो इन दोनों में से किसी भी केस में यदि ब्रॉट अप एज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो इसमें भी कह रहा है कि देखिए पहले कह रहा है बोथ पेरेंट, फिर कह रहा है कोई एक पेरेंट, और जिसमें कह रहा है अबेंडन कर दिया गया है दोनों के द्वारा, और उसका पेरेंटेज यानी कि उसके माता पिता क्या थे ये भी नहीं पता है, उसके माता पिता कौन थे ये भी नहीं पता है। तो इस केस में इन हु इज़ इन ईदर केस इज़ ब्रॉट अप एज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो भी वो हिंदू माना जाएगा। सी कह रहा है एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख रिलीजन। तो 3 में तो बच्चों की बात आ गई। चौथा कह रहा कोई भी व्यक्ति जिसने धर्मांतरण करके या फिर घर वापसी करके अगर हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख में आ जा रहा है तो भी वो हिंदू है। इसके अलावा कह रहा है कि जो 366 क्लॉज 25 हमारे संविधान का जो ST की बात करता है, जिस लिस्ट को राष्ट्रपति देखता है सीधे, उसमें अगर कोई है तो भी वो हिंदू नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अगर उसकी मान्यताएं नहीं हैं तो उस पर ये दबाव नहीं रहेगा, यानी कि सीधे कह रहा है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, नथिंग कंटेन्ड इन एक्ट शैल अप्लाई टू मेंबर ऑफ एनी ST कम्युनिटी विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 336 366 क्लॉज 25
आर्टिकल 366, तो वो भी ठीक है ना, कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि कह रहा है अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अदरवाइज डायरेक्ट। चलिए इतनी बात हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन हिंदू एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूड्स पर्सन who though not a Hindu by religion is nevertheless person to whom this act applies by virtue of provision contained in this section। तो ये भी शामिल कर लिया गया है। अब डिफिनीशन की बात करते हैं, महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है जो कस्टम एंड यूसेज, तो कस्टम और यूसेज किसकी, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाइज रूल विच हैविंग बीन कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व। यानी कस्टम यानी रूढ़ी और प्रथा से क्या मतलब है, कोई ऐसा नियम जो कि कॉन्टिन्यूअस है और एक रूपता उसमें है, और उसका पालन कब से हो रहा है, लॉन्ग समय से, लंबे समय से हो रहा है, और इतने लंबे समय से हो रहा है कि उसने ऑब्टेन कर लिया है फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है ना, हिंदुओं के मध्य या किसी लोकल एरिया में, किसी ट्राइब में, किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप या फैमिली में अब उसे नियम की तरह यानी रूल ऑफ लॉ की तरह माना जाता है, फोर्स ऑफ लॉ की तरह माना जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा कस्टम या यूसेज इतने समय से, निरंतरता से हो रहा है, एक रूपता से हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें एक प्रोवाइजो क्या है, रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल। रूल फिक्स होना चाहिए और अतार्किक नहीं होना चाहिए, और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। रूल मस्ट बी सर्टेन, नॉट रीजनेबल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रोवाइजो हमारा कह रहा है, अगर इन दिस केस फर्दर दैट इन द केस ऑफ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। अगर कोई फैमिली के बीच में कोई प्रथा है तो कैसे हम साबित करेंगे कि ये प्रथा जो है वो अब फोर्स ऑफ लॉ का रूप ले चुकी है। सीधे कह रहा है कि अगर किसी फैमिली की बात है तो हमें ये देखना है कि क्या फैमिली ने उस प्रथा को डिसकंटिन्यू नहीं कर दिया है। अगर ये प्रथा डिसकंटिन्यू हो गई है तो उसे भी हम कस्टम एंड यूसेज के तहत प्रोटेक्शन नहीं देंगे। यहाँ पर कह रहा है मेंटेनेंस का मतलब क्या है, बी में तो कह रहा है मेंटेनेंस इन ऑल द केसेस, क्या मतलब है, प्रोविज़न फॉर फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट। तो खाना, पहनना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार सभी इसमें आ जाएंगे मेंटेनेंस में। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, अगर डॉटर कैसी है, अनमैरिड है, तो रीजनेबल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, उसके मैरिज से जो होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। माइनर का मतलब क्या है, तो कह रहा है जिसने अभी 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है वो माइनर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, चौथा क्लॉज हमारा ओवर राइडिंग इफेक्ट, कह रहा है कि ये जो हमारा मेंटेनेंस एक्ट है वो क्या हो जाएगा, कोई भी एक्ट अगर उसके ऊपर है इसके कमेंसमेंट के पहले तो वो सीज टू हैव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड। ये जो हमारा ये एक्ट है हिंदू एडॉप्शन एक्ट, इसमें अगर कोई भी चीज़ पहले से चली आ रही है तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगी जैसे ही हमारा ये एक्ट शुरू होता है। एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू अप्लाई टू हिंदूज। कहाँ तक, कोई भी लॉ चल रहा है हिंदुओं के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, सीज टू अप्लाई यानी कि अब प्रभावहीन हो जाएगा। कहाँ तक, तो असंगतता की सीमा तक, पूर्णतया नहीं। जहाँ पर भी कोई ऐसी बात आएगी जो इस अधिनियम से टकराएगी, इस अधिनियम का विरोध करेगी, वहाँ तक ये भाग अप्लाई होने से रुक जाएगा। यानी कि कौन प्रिवेल करेगा, तो हमारा यही एक्ट प्रिवेल करेगा, इसी एक्ट की बात मानी जाएगी। चैप्टर 2 एडॉप्शन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला कह रहा है एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एडॉप्शन में क्या बात कह रहा है, सीधे कह रहा है पहला क्लॉज, नो एडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविज़न। यानी कि अब जब से ये लॉ आ चुका है, जब से ये अधिनियम बन चुका है, तो इसके अतिरिक्त हिंदुओं के मध्य कहीं और पर कोई भी जो है एडॉप्शन की प्रक्रिया नहीं है। और अगर एनी एडॉप्शन मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेड प्रोविजन शैल बी वॉइड, और इन प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी कहीं पर
एडॉप्शन किया गया है, कोई भी दत्तक लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सीधे कह रहा है वॉइड हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, एडॉप्शन विच इज़ वॉइड शैल नीदर क्रिएट एनी राइट। अब अगर कोई एडॉप्शन वॉइड हो गया तो ना ही वो कोई अधिकार सृजित करेगा, ना ही किसी अधिकार को ख़त्म करेगा, ठीक है ना। तो इतनी बात ये कह रहा है, यानी कि उसमें एनी एडॉप्शन विच इज़ वॉइड, जो कुछ शून्य हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो शून्य है ना उससे दायित्व सृजित होंगे ना अधिकार सृजित होंगे, कुल मिला के ये। छठवां देखिए क्या है, एक वैध एडॉप्शन की, एक वैलिड एडॉप्शन की क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो कह रहा है कोई एडॉप्शन वैलिड नहीं रहेगा कब तक, जब तक कि जो पेरेंट एडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या है, जो पर्सन है जो एडॉप्ट कर रहा है, पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो राइट, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उस व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए और अधिकार होना चाहिए अडॉप्शन में लेने का। दूसरा कह रहा है पर्सन गिविंग, जो अडॉप्शन दे रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी भी क्षमता होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है जिस व्यक्ति को लिया जा रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए लिए जाने के लिए दत्तक के रूप में। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, द एडॉप्शन इज़ मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। तो एडॉप्शन जो होगा उसमें इस चैप्टर की अन्य शर्तों का भी पालन किया जाएगा, जैसे कि 7वीं में भी शर्तें ही है ना, एडॉप्शन कैसे करेंगे। 7वां बता रहा है कि मेल हिंदू कैसे, उसकी क्या कैपेसिटी है एडॉप्शन में। तो कह रहा है कोई भी मेल हिंदू जो साउंड माइंड है, अल्पवयस्क नहीं है, यानी साउंड माइंड है और माइनर नहीं है, उसकी कैपेसिटी है किसी भी सन को या डॉटर को एडॉप्शन लेने की। तो ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ कह रहा है लेकिन अगर यहाँ पर कोई मेल हिंदू, ये नहीं कह रहा है कि मेल हिंदू को विवाहित होना चाहिए या अविवाहित हो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मान लीजिए मेल हिंदू माइनर नहीं है, वयस्क है, साउंड माइंड है लेकिन विवाहित है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो एडॉप्ट नहीं करेगा सिवाय अपनी वाइफ की सहमति के। कब उस वाइफ की सहमति की आवश्यकता नहीं है, अगर वो जो वाइफ है वो धर्म को छोड़ दे रही है, रिनाउंस कर दे रही है वर्ड को, यानी कि संन्यास ले लिया है, या तो संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, संन्यास में ऊपर बिंदी और आधा ना दोनों रहता है हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सही लिखा है, ठीक है। या तो उसने संन्यास ले लिया है, या उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, या फिर कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड करार दे दिया है, किसी और ने नहीं, जमाने ने नहीं किया है, समाज ने नहीं कहा अनसाउंड माइंड, न्यायालय ने कहा है। न्यायालय कह रहा है, इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए होंगे, तमाम चीज़ें दस्तावेजों के आधार पर कहा होगा, मेडिकल रिपोर्ट आई होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, या तो संन्यास ले लिया है कम्प्लीटली, मतलब त्याग दिया है सांसारिक जीवन को, जो संसार की मोह माया है उसको त्याग के संन्यास लेके चला गया है कोई महिला है, हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, या फिर जो है न्यायालय ने उसे विकृत अनसाउंड माइंड कह दिया है कि भाई कंसेंट देने में ही जब सक्षम नहीं है तो इसकी कंसेंट चाहे रहे चाहे न, इसका कोई मतलब रह नहीं पाएगा। ऐसे में व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने डिसीजन से वो ले सकता है। तो ये तो कैपेसिटी की बात हो गई मेल की। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन कह रहा है अगर किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा वाइफ उस समय तक है, मान लीजिए अधिनियम लागू हुआ है, अधिनियम लागू होने से पहले 2 शादी अवैध तो थी नहीं, तो किसी की 2 शादी हुई थी तो वो दोनों शादी वैलिड है। तो यहाँ पर अगर 2 शादी या 2 से ज़्यादा शादी है तो उससे किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो कह रहा है सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वाइफ्स नेसेसरी अनलेस कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इज़ अननेसेसरी फॉर द रीज़न, यानी कि वही रीज़न कि भाई मान लीजिए 3 वाइफ हैं तो तीनों की कंसेंट आपको चाहिए, लेकिन 3 में से एक ने संन्यास ले लिया है और एक हमारी वाइफ जो थी वो जो है वो अनसाउंड माइंड हो गई, तो हमें एक की कंसेंट से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8वां, तो ये जुड़ा है 31/8/2010 को। ये कह रहा है फीमेल हिंदू, कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। कोई भी फीमेल हिंदू जो साउंड माइंड है, अल्पवयस्क नहीं है, किसी भी सन को या डॉटर को एडॉप्शन में ले सकती है। इसमें वही कह रहा है अगर हस्बैंड लिविंग है, हस्बैंड जिंदा है, तो उसकी कंसेंट बहुत अनिवार्य है, उसकी कंसेंट की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी कंसेंट हम कब नहीं लेंगे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है RCW का जो हर जगह पे आ रहा है,
रिनाउंस ना कर दिया हो, यानी त्याग ना दिया हो इस भौतिक संसार को, इस दुनिया की जो मायावी चीज़ें, संन्यास ना ले लिया हो, या सीज टू बी हिंदू, हिंदू धर्म को ना छोड़ दिया हो, या फिर कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड ना डिक्लेयर किया हो, तो ये RCU कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। अब देखिए 9वां कह रहा है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। कौन से पर्सन है जो अडॉप्शन देने में कैपेबल हैं? कह रहा कोई पर्सन एक्सेप्ट फादर और मदर और द गार्जियन। तो 3 ही लोग हैं जो चाइल्ड को देने की कैपेसिटी रखते हैं एडॉप्शन में, फादर, मदर एंड द गार्जियन। इन्हीं तीनों को ही ये क्षमता दी गई है। क्लॉज 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए फादर और मदर इफ ए लाइफ शैल हैव इक्वल राइट टू गिव ए सन, यानी अगर माता पिता जिंदा हैं तो दोनों को बराबर अधिकार है एडॉप्शन में देने का अपने पुत्र या पुत्री को। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय ईदर ऑफ देम से विद द कंसेंट ऑफ अदर, यानी कि अगर इस अधिकार का प्रयोग करना है, अपने बच्चे को चाहते हैं किसी को गोद देना, तो ये जो कंसेंट है उन दोनों की आपसी रजामंदी से होगा। ये नहीं कि एक चाह रहा है देना, दूसरा नहीं चाह रहा है देना, तो भी एडॉप्शन हो जाएगा। जी नहीं, दोनों की कंसेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए। और अगर मान लीजिए वही कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों में से एक ने रिनाउंस कर दिया है दुनिया को, सीज टू बी हिंदू है या अनसाउंड माइंड है, तो एक की कंसेंट से काम चल जाएगा। चौथा क्लॉज क्या कह रहा है? जहाँ पर फादर और मदर दोनों की डेथ हो चुकी है, या फिर उन्होंने दोनों ने क्या किया है, रिनाउंस कर दिया है, RCU कर दिया है, यानी रिनाउंस सीज टू हिंदू या फिर अनसाउंड माइंड है। अब वहाँ पर बात आ जाएगी गार्जियन पे, और या फिर जिसके चाइल्ड का पेरेंटेज भी नहीं पता है, ठीक है ना, पेरेंटेज भी नहीं पता है माता पिता का, तो यहाँ कह रहा था गार्जियन ऑफ द चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। यहाँ पर गार्जियन जो है बच्चे को गोद दे सकता है। ऐसा करने में उसे न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी, ठीक है ना, टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। यहाँ क्या कह रहा है? अब एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड, या फिर डेड हैं, या फिर RCU है रिनाउंस सीज टू बी हिंदू, या फिर अनसाउंड माइंड है, या फिर बच्चे के पेरेंटेज का नहीं पता है, माता पिता का नहीं पता है, ज्ञात नहीं है कौन माता पिता हैं, तो फिर द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड में जो गार्जियन होगा बच्चे का, वो दे सकता है इस बच्चे को एडॉप्शन में, लेकिन उसे देने से पहले कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है। अब देखिए 5वां क्या कह रहा है? बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4 द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड। तो कोर्ट क्या संतुष्टि रखेगा गार्ड, मतलब कि गार्जियन को ये परमिशन देने से पहले कि भाई इसको आप दत्तक में दे सकते हैं, दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि ये जो दत्तक किया जा रहा है वो बच्चे के बेहतरी के लिए, बच्चे के कल्याण के लिए किया जा रहा है। एंड ड्यू कंसिडरेशन फॉर बीइंग फॉर अडॉप्शन पर्पस given to the wishes of the child having regard to the age and understanding child that application for permission has not received agreed received। इसके बाद देखिए यहाँ पे नो पर्सन हैज़ मेड और गिवन और एग्रीड टू मेक और गिव टू द एप्लीकेंट एनी पेमेंट और रिवॉर्ड, यानी कि इसके प्रतिफल में बच्चे को एडॉप्शन देने के लिए किसी से कोई पेमेंट या रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं रखी गई है गार्जियन के द्वारा, ना ही किसी अन्य प्रकार के प्रतिफल की, सिवाय उन प्रतिफलों के, हर तरह के नहीं, एक्सेप्ट द कोर्ट में सैंक्शन, जितनी अनुमति अगर न्यायालय ने दी है तो ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी तरह का पेमेंट, कोई रिवॉर्ड, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा बच्चे को गोद लेते समय। अब देखिए इस पर्पज़ से फादर और मदर में क्या नहीं आएगा, तो एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर नहीं आएंगे, यानी कि इस कहने से क्या हो जाएगा भाई, फादर और मदर में एडॉप्टिव फादर एडॉप्टिव मदर नहीं आएंगे, यानी कि जिसको गोद लिया गया है, ऐसा नहीं होगा कि जिनको गोद लिया गया वो माता पिता हो गए हैं, अब उनको भी अधिकार हो गया है कि अपने बच्चे को किसी तीसरे को गोद दे दें, वरना ये तो एक व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है ना, कि आज हमें बच्चा मिला, हमने दूसरे को गोद दिया, दूसरे ने तीसरे को गोद ले दे दिया, हमने कहा कि भैया हम भी फादर ही तो हैं, हम गोद लेके हम फादर बन गए थे, तो हम इसको बच्चे को गोद देना चाहते हैं दूसरे को, ऐसा नहीं है फादर से, इसीलिए रोक दिया गया है। कहा कि यहाँ पर फादर और मदर की परिभाषा में एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर नहीं आएंगे।
इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है, गार्जियन का मतलब क्या है ये ध्यान रखिएगा। गार्जियन मीन्स पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे की केयर, किस तरह की केयर, उसके पर्सन की और प्रॉपर्टी की, यानी व्यक्तिगत भी और उसकी संपत्ति दोनों की। अब गार्जियन कैसे है, तो गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल, बच्चे की वसीयत में चाइल्ड के माता पिता बता के गए थे कि हमारे जाने के बाद बच्चे के अभिभावक ये होंगे, तो वो गार्जियन हो जाएगा। या फिर किसी को कोर्ट बनाती है, माता पिता बना के नहीं गए थे, हमने कोर्ट ने कहा कि बच्चे की बेहतरी के लिए उसकी संपत्तियों को भी देखना है, गार्जियन किसी को कोर्ट ने बना दिया तो वो भी देख सकता है। कोर्ट से क्या मतलब है, तो कह रहा है कोई सिविल कोर्ट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोकल लिमिट में जहाँ पे चाइल्ड जो है जिसको अडॉप्ट किया जाना है वो नॉर्मली रहता है, उसे हम कोर्ट कहेंगे इस अधिनियम के उद्देश्य से। 10वें से पर्सन हु में बी अडॉप्टेड, तो कौन अडॉप्ट किया जा सकता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन एडॉप्शन, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होगा एडॉप्शन में लेने के लिए जब तक कि वो हिंदू ना हो, लड़का लड़की कोई भी हिंदू हो। ही और शी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, पहले से किसी ने इसको अडॉप्ट ना किया हो। ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड अनलेस देयर इज ए कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन अडॉप्शन, यानी कि हिंदू होना चाहिए, ऐसे लड़के लड़की को जिसे गोद लेना है उसे दोबारा ऐसा ना हो कि किसी ने गोद लिया है और दोबारा गोद लेने की प्रक्रिया चालू की जा रही है, यानी एक बार एडॉप्शन हो चुका है तो नहीं जा किया जा सकता है, ठीक है ना, यानी पहले से ही किसी ने उसे गोद ना लिया हो, पहली बार गोद लेना है भैया। तो ये कह रहा है ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड, और उसकी शादी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जिस जहाँ से वो आ रही है, जिस कम्युनिटी से, जिस ग्रुप से, अगर उस हिंदू ग्रुप में यह प्रथा है कि शादी शुदा की भी जो है उसको भी एडॉप्शन में दिया जा सकता है, उसका भी एडॉप्शन हो सकता है, तो वहाँ पर भी कोई बाध्यता नहीं है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ सीधे कह रहा है ही और शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर, यानी कि 15 साल से अधिक के बच्चे का एडॉप्शन नहीं हो सकता है जब तक कि कस्टम और यूसेज में ऐसा ना हो कि इसके ऊपर भी जो है बच्चों का एडॉप्शन होता आया है। तो यहाँ पर भी इतनी बातें हो गई, 10 तक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अगली क्लास में हम 10 के बाद बताएंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।